हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट्स, हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं अपना F9 जो था बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक, ये कंप्लीट हो गया था, आपको याद होगा। ठीक है। और इसमें हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और पेबैक के बारे में देखा था। ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। ठीक है। बट उससे पहले 2 मिनट एक बार रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और पेबैक के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा फटाफट से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बताइए, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, मतलब ये परसेंटेज में आता है। ठीक है। और जिस प्रोजेक्ट का जितना परसेंटेज ज़्यादा होगा, ठीक है, हम उस प्रोजेक्ट को ही एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। मतलब अगर A और B 2 प्रोजेक्ट है हमारे सामने, और दोनों में से जिसका प्रोजेक्ट का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा होगा, उस प्रोजेक्ट को हमें एक्सेप्ट करना होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते थे, याद होगा आपको। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह बस यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो असेट का है, या फिर एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, असेट की कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। फिर हमने देखा था कि EBIT की जगह हम इंटरेस्ट क्योंकि इग्नोर कर देते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो हम EBT भी बोल सकते हैं, डायरेक्टली अर्निंग बिफोर टैक्स। और ये भी देखा था हमने कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसीडर कर रहा है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और हमें जबकि कैश प्रॉफिट्स को कंसीडर करना चाहिए या कैश फ्लो को कंसीडर करना चाहिए। फिर हमने देखा था पेबैक पीरियड हमें ये बताता है कि हमारी कॉस्ट कितने ईयर्स में रिकवर हो जाएगी, कितने ईयर्स में रिकवर हो जाएगी। पेबैक पीरियड जो है उसका सिंपल फॉर्मूला लगता है इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो, लेकिन ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब सारे के सारे कैश फ्लो इक्वल हो। तो मैंने आपको बोला था वैसे फॉर्मूला कुछ याद बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पेबैक का आंसर आता है ईयर्स में, कि 2 साल प्रोजेक्ट में कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। और जिसका पेबैक कम होगा उस प्रोजेक्ट को हमें एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि वो जितना उतना ही ज़्यादा लिक्विड है, जल्दी रिटर्न हमें दे रहा है। ठीक है। ये हमने पढ़ा था। पेबैक के अंदर हमने देखा था कि सबसे अच्छी खास बात क्या है, यहाँ पे कैश फ्लो लिया जाता है, जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में हम क्या ले रहे थे, EBT अकाउंटिंग प्रॉफिट। हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, EBIT या EBDT। ठीक है। इसमें से फिर हमने डेप्रिसिएशन लेस किया था, तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया था। फिर हमने उसमें से टैक्स लेस किया था, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया था। और हमने डेप्रिसिएशन को वापस ऐड कर लिया था, तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया था। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों पे ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ही काम में आता है। आज भी हम जो मेथड पढ़ेंगे उसमें CFAT ही काम में आएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट चैप्टर आगे बढ़ाते हैं अपन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। ये तो हमने सारी की सारी पहले नॉर्मल टेक्निक्स देखी थी और उसका रिवीजन कर लिया। अब हमें क्या पढ़ना है आज क्लास के अंदर, हमें सबसे मेन कॉन्सेप्ट समझना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से हम जो है NPV मेथड और IRR मेथड, 2 मेथड को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। और ये दोनों की दोनों मेथड जो हैं, जैसे पेबैक मेथड था और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था, वैसे ही ये दोनों की दोनों मेथड हैं। ठीक है। बट ये दोनों एडवांस मेथड है थोड़े से। क्लियर। वैसे ही क्यों बोला मैंने वैसे ही ये दोनों मेथड है, वैसे ही इसलिए क्योंकि वो भी अप्रेजल टेक्निक थी कि प्रोजेक्ट को कैसे अप्रेज करते हैं, कि हमें प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, और ये भी दोनों की दोनों अप्रेजल टेक्निक्स हैं। ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से हम शुरुआत करेंगे आज क्लास के अंदर। ठीक है। तो पहले हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। TVM कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को शॉर्ट में। स्टूडेंट्स एक बार बताइए, आपको मैं बोलता हूँ कि 100 आप मुझे आज दे दो, ठीक है, और मैं आपको 100 जो है वो 1 साल बाद लौटा दूंगा। ठीक है।
100 आप मुझे दे दो आज और मैं आपको 1 साल बाद वापस से 100 दे दूंगा। आप इसमें सेटिस्फाई हो या नहीं हो? ऑब्वियसली नहीं हो। ठीक है, क्यों नहीं हो बताओ? क्योंकि ये ना तीन रीज़न है कि मनी की टाइम वैल्यू होती है। पहला रीज़न होता है इंटरेस्ट, दूसरा होता है इन्फ्लेशन और तीसरा होता है रिस्क। तीनों डिस्कस करते हैं एक एक करके। फर्स्ट इंटरेस्ट। अब आप सोचिए कि 100 आप मुझे आज दे दें, ठीक है, इससे बढ़िया आप बैंक में नहीं जमा करा सकते। बैंक में जमा कराएंगे तो आपको सपोज करो सेविंग इंटरेस्ट रेट, सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% चल रही है, तो आपको बैंक 1 साल बाद कितने दे देगा? 104। तो आप मुझे 100 क्यों देंगे, है ना? समझ रहे हो? मतलब मुझसे 100 वापस क्यों लेंगे 1 साल बाद? आप बोलेंगे ना सर ज़्यादा दो मुझे, मेरे को 100 अगर मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ बैंक के अंदर लगा रहा हूँ तो 104 तो 1 साल बाद वैसे ही हो जाएगा, और आप हमें केवल 100 ही वापस करोगे, ये कैसे होगा? दूसरी बात क्या होती है? इन्फ्लेशन। आज के जो 100 है और 1 साल बाद के जो 100 है, इन दोनों की वैल्यू सेम है क्या बताओ? नहीं है, इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है सर? क्योंकि आज के 100 की परचेजिंग पावर ज़्यादा है, आज के 100 की परचेजिंग पावर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो 100 आफ्टर 1 साल मिलेगा। ठीक है, 100 जो 1 साल बाद मिलेगा उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। सही है? आप सोचो कि अपने जो पेरेंट्स होते हैं या अपने ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो कई बार जब हमसे फुर्सत में बातें करते हैं तो वो इस तरीके से डिस्कस करते हैं कि हमारे ज़माने में तो 100 का पता नहीं क्या क्या मिल जाता था, आज तो 100 जो है वो कुछ भी नहीं है। इवन 1000 जो है घर से बाहर निकलते ही खर्च हो जाते हैं। ठीक है, कहीं पे खाना पीना खा लिया, ठीक है, या फिर कुछ भी कर लिया, तो संडे को बाहर चले गए फैमिली के साथ, तो 1000 तो वैसे ही दोस्तों के साथ ऐसे ही खर्च हो गए। पहले 100 में तो पता नहीं क्या क्या आ जाता था, बोलते हैं ना इस तरीके से। तो ये सब क्या है? इन्फ्लेशन है। मतलब जितना लेट पेमेंट मिलेगा, जितना पेमेंट बाद में मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। क्लियर क्या? तीसरी चीज क्या है? रिस्क। ये तो हमने पहले भी देखा था पिछली 3 क्लासेस के अंदर। रिस्क मतलब क्या है कि आप सोचो जितना पेमेंट बाद में मिलेगा उसमें रिस्क ज़्यादा है या नहीं है? है ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि उसके बैड डेप्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। भाई एक तो मैं आपको कहूँ कि स्टूडेंट मेरे को 100 दे दो और मैं आपको 2 दिन बाद 100 वापस लौटा दूंगा, तो आप बोलोगे ठीक है सर ले लो, 100 वापस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे टीचर हो तो हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे 2 दिन का, और इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट हम ख़त्म कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं मानेंगे 2 दिन में कोई इन्फ्लेशन होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे 2 साल बाद 2 साल के लिए मुझे पेमेंट दे दो 100 और मैं 2 साल बाद लौटा दूंगा आपको 100, तो आप बोलोगे नहीं सर, देखो एक तो इंटरेस्ट है नुकसान, दूसरा इन्फ्लेशन है, और तीसरा क्या है? रिस्क है। आप अगर हमारा पैसा नहीं दिए तो 100 अगर हमारे आप नहीं चुकाओगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये तीनों पॉइंट को कंसीडर करते हैं किसमें? टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर। तो हमेशा ध्यान रखना मनी की क्या होती है? एक टाइम वैल्यू होती है। ठीक है जी सर, सही बात है। इसी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से 2 कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, कंपाउंडिंग के और डिस्काउंटिंग के। ठीक है, मैं देखो आपको मान के चल रहा हूँ कि आपने बिल्कुल भी पिछले वाली जो पेपर्स हैं वो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े, F1 से लेकर F8 तक, और आपका ग्रेजुएशन में भी आप अभी तक मतलब जस्ट मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आपने अभी तक जस्ट 12th पास ही करी है, ये मेरी अजम्पशन है। ठीक है, तो इसलिए हम मान रहे हैं कि आपका इन सब चीज़ों पे बेस क्या है? 0 की 0 है। ठीक है, तो अब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं किसका?
कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझो, देखो आज 100 रुपी अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और सपोज करिए 3 इयर्स की बात करते हैं, 1 2 3, और 4% की इंटरेस्ट रेट चल रही है, ठीक है। 100 आज हम यहाँ पे खड़े हैं टुडे और हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 100 और 4% की इंटरेस्ट रेट चल रही है, क्लियर। तो क्या होगा बताइए, 1 साल बाद कितने पैसे मिल जाएंगे? तो 100 + 4 = 104। 1 साल बाद कितने पैसे मिल जाएंगे? 104 मिल जाएंगे, सही है। और फिर 1 साल बाद उसके वापस से 104 पे 4% कितना होता है? 108.16। ध्यान रखना 104 + 4 नहीं कह रहा, 104 पे 4% बोल रहे हैं, तो इसका 4% निकालो पहले, क्लियर क्या, और फिर उसमें ऐड करो 104 में। ऐसे ही 108.16 + 4%, तो कितना आया? 112.486 आया, लेकिन मैं इसको 49 कर देता हूं, क्लियर क्या। तो देखो 1 साल बाद कितनी वैल्यू हो गई? 104। उसके 1 साल बाद कितनी वैल्यू हो गई? 108.16। और उसके 1 साल बाद कितनी हो गई वैल्यू? 112.49। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग, ठीक है। हम बचपन में जब हम छोटे थे, 10th क्लास से पहले की बात है, 10th की भी बात हो सकती है, आपने कभी ना कभी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में यही तो होता था, आज हमने 100 लगाए, 4% का इंटरेस्ट रेट है, तो 1 साल बाद 104, फिर 104 पे वापस से 4% इंटरेस्ट। तो अगर आप देख रहे हो तो 4 पे भी 4% इंटरेस्ट मिल गया, तभी तो ये 0.6 आ रहा है। अगर 4 पे 4% इंटरेस्ट नहीं होता तो ये 108 ही आता, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कंपाउंडिंग मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज, ठीक है। बड़ा फेमस टर्म है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। ऐसे ही कंपाउंडिंग का जो उल्टा होता है, अपोजिट वर्ड जो आप कह सकते हो, वो होता है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग मतलब क्या होता है? अब देखो कंपाउंडिंग नाम से क्या समझ में आ रहा है? इंक्रीज होना। कंपाउंड मतलब कि जैसे कोई चीज बढ़ना है ना, जुड़ना, ठीक है। तो कहीं जैसे अपन कोई चीज ऐड कर रहे हैं, वो कंपाउंडिंग हो गई। डिस्काउंटिंग मतलब क्या नाम समझ में आ रहा है? कोई चीज कम होना, कम होने को क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग। अब डिस्काउंटिंग कैसे? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, थोड़ा सा रिवर्स करके सोचिए। अभी तो हमने पहले क्या बोला था कि 100 हैं, 4% इंटरेस्ट रेट चाहिए, 1 साल बाद 104 हो जाएगा। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे 104 1 साल बाद चाहिए, 4% की इंटरेस्ट रेट है, तो बताओ मुझे आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? ध्यान सुनो क्या बोल रहे हैं हम, कि 104 1 साल बाद चाहिए, 4% की इंटरेस्ट रेट है, तो 104 कमाने के लिए आज कितना मुझे लगाना पड़ेगा? तो आप कैसे निकालोगे? सर बिल्कुल सिंपल है, 104 डिवाइडेड बाय 1 + 4% की पावर 1, ठीक है, की पावर 1। पावर मतलब सिंपल, तो 104 अपॉन 1.04 हो जाएगा, ये 104 अपॉन 1.04, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 100। तो पता है ये आपने 104 डिवाइड बाय 1.04 किया, तो पता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग करना। इसे क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग करना। ऐसे ही सुनो सुनो, देखो आगे सुनो, और 108.16 है फिगर 2 साल बाद, ठीक है। 100 था, 100 में 4% दो बार जुड़ा, ठीक है, पहले 4 जुड़ा फिर 4 जुड़ा, तो कितना हुआ? 108.16। अब मैं इसको दूसरे तरीके से पूछूं आपसे, तो कि अगर आपको 2 साल बाद 108.16 कमाना है, ठीक है, 2 साल बाद 108.16 कमाना है, तो आज आप कितना इन्वेस्ट करोगे मुझे बताओ? 4% की इंटरेस्ट रेट चल रही है, तो आप क्या बोलोगे? 108.16 अपॉन 1.04, ठीक है, का स्क्वायर, यही करोगे।
2 बार मतलब एक तरीके से, तो 108.16 और 1.04 1.04, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, आपको अगर लिखना आता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, 108.16 अपॉन 1.04 1.04, ऐसे भी तो लिख सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। करके देख लो आप, कितना आएगा, ये 100 आ जाएगा। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे ऐसे कर दी। अब सोचो 3 साल बाद अगर 112.49 बना फिगर, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं हम, 1 मिनट दो मेरे को। ठीक है, 3 साल बाद अगर 112.49 बना तो वो कैसे बना, पहले 1 था, ठीक है, फिर 4% जुड़ा, फिर 4% जुड़ा, मतलब 100 प्लस 4% फिर 4%, ठीक है। तो टोटल अब आप ऐसे कर लो, 1.04 की पावर 3, ठीक है। तो अगर ऐसे करोगे तो 112.49 अपॉन 1.04 अपॉन 1.04 अपॉन 1.04, तो कितना आ जाएगा, 100। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर हमें 3 साल बाद 112.49 चाहिए, ठीक है, और 4% की इंटरेस्ट रेट है, तो हमें आज कितने इन्वेस्ट करने चाहिए, 100 इन्वेस्ट करने चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिस्काउंटिंग करना। मतलब सुनो, जब हम बोल रहे हैं कि 100 से अगर वैल्यू 104 जा रही है तो इसे क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग, ठीक है, क्योंकि 4% की इंटरेस्ट रेट है। लेकिन जब हम 104 से 100 की तरफ आते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग। तो कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग दोनों की दोनों एक अपोजिट वर्ड है। कंपाउंडिंग कैसे करी, 100 प्लस 4%, डिस्काउंटिंग कैसे करी, 104 अपॉन 1.04, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। आप F7 के अंदर, अगर शायद आपने F7 पेपर क्लियर कराओ क्योंकि अब आप F9 पढ़ रहे हो, तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना मतलब आप सिंपल क्या कर रहे होते हो उस केस में, प्रेजेंट वैल्यू निकालते समय आप डिस्काउंटिंग कर रहे होते हो, ठीक है। और जब हम 100 से 104 जा रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे होते हैं, ठीक है। वापस देख लो, अगर 100 फिगर है, 4% इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, तो 104, तो इसे क्या बोलेंगे, कंपाउंडिंग कर दी, ठीक है। और ये जो 104 आई वो कौन सी वैल्यू आई, फ्यूचर वैल्यू आ गई। 104 से अगर हम उल्टा गए 100 पे तो इसे क्या बोला, डिस्काउंटिंग कर दी, ठीक है। और डिस्काउंटिंग करना मतलब 104 अपॉन 1.04, तो ये 100 आ जाएगा। तो कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग मतलब एक दोनों की दोनों क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड की तरह होते हैं, मतलब पूरे एग्जैक्टली अपोजिट वर्ड ही होते हैं। सर हमारे ज़्यादा काम क्या आता है, ज़्यादा काम हमारे डिस्काउंटिंग आता है, ना कि कंपाउंडिंग, है ना। तो आपको मेनली फोकस किस पे रखना होता है, अपन को ज़्यादा फोकस डिस्काउंटिंग पे रखना होता है। तो अब हम इसका क्वेश्चन करके देखते हैं, और ठीक है, उससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए, ये कापलान का क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट ऑफ $100 इज टू बी मेड टुडे। $100 का इन्वेस्टमेंट करना है, 100 आज, ठीक है, मेड टुडे मतलब आज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 years इफ द इंटरेस्ट रेट इज 10%। आप ये बताइए, हमसे कंपाउंडिंग पूछ रहा है या डिस्काउंटिंग पूछ रहा है, 2 ईयर बाद की वैल्यू बतानी है, ठीक है, आफ्टर 2 years लिखा है, तो ऑब्वियसली हमसे कंपाउंडिंग पूछ रहा है, ठीक है। और 10% की इंटरेस्ट रेट हमें दे रखी है, तो 100 प्लस 10% मतलब कितना हो जाएगा, 1 साल बाद 110, 110 प्लस 10% कितना हो जाएगा, ये 121, ठीक है। तो 2 साल बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी, 121। सर क्या ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेगा, हमें कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। यू हैव 5000 टू इन्वेस्ट नाउ फॉर 6 years एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर 6 years, ठीक है।
आज हमें 5,000 इन्वेस्ट करने हैं, 6 साल बाद हमारी क्या वैल्यू रहेगी अगर 5% इंटरेस्ट रेट है तो 5,000 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% और प्लस 5%, एक और कर लेंगे 5% को, तो 6 ईयर्स बाद की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो जोड़ देंगे 6 बार, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगी वैल्यू 6700। यहाँ पे भी किसका कॉन्सेप्ट हमें पूछा है, डिस्काउंटिंग का, मतलब आज की वैल्यू दे रखी है और हमसे फ्यूचर की वैल्यू पूछ रहा है। जब फ्यूचर की वैल्यू देगी और आज की वैल्यू पूछेगा तो उसे बोलेंगे डिस्काउंटिंग। आगे वाले क्वेश्चन डिस्काउंटिंग के ही हैं। ठीक है, तो हमने जैसे डिस्काउंटिंग का पढ़ा कि फ्यूचर की वैल्यू जो हो उसको हम प्रेजेंट में कन्वर्ट करें, ये जैसे फर्स्ट ईयर के एंड की वैल्यू, सेकेंड ईयर के एंड की वैल्यू, थर्ड ईयर के एंड की, फोर्थ ईयर के एंड के, तो हम जब आज की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, डिस्काउंटिंग। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 1,15,000 रिसीव होगा 9 ईयर्स बाद। ठीक है, 6% की इंटरेस्ट रेट है, प्रेजेंट वैल्यू, पीवी मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 1,15,000 अपॉन 1.06 और 9 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, क्योंकि नाइन्थ ईयर में हमें मिल रहा है 1,15,000। अब आप करिए इसको, अब जैसे आपके अकाउंट्स में एफआर में करते थे आप लोग, है ना, अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू यूज किया हो तो आप इसमें ऐसे करते थे, पहले 1 डिवाइडेड बाय 1.06 और ऐसे 9 टाइम कर लेते थे, है ना, इसका शॉर्टकट होता था अगर आपको याद हो तो, 1 डिवाइड बाय 1.06 इक्वल्स टू ऐसे 9 बार कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 बार करेंगे इक्वल्स टू प्रेस, तो अपने आप एक 9th ईयर की वैल्यू आएगी अगर आपको याद हो तो। उस 9th ईयर की वैल्यू को आप फिर उसको राउंड ऑफ करके 3 डिजिट के अंदर 1,15,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा आपने एफआर में किया था कि कभी? कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो भी हम करेंगे यहाँ पे दोबारा। तो 1 डिवाइड बाय 1.06, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम किया तो ये देखो ये वैल्यू आ गई, फिर मैं वापस से इक्वल्स टू प्रेस कर देता हूँ तो ये वैल्यू आ गई 2 बार, फिर 3 बार, 4 5 6 7 8 और 9। अब आप देखिए वैल्यू क्या आ रही है, 0.5918 आ रही है। ठीक है, 0.5918 आ रही है, लेकिन आप है ना केवल 3 डिजिट लेनी है, वो भी राउंड ऑफ करके, तो 0.592 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि जब 4th डिजिट 5 से ऊपर होती है तो हम 3rd डिजिट को राउंड ऑफ कर देंगे। जो राउंड ऑफ के बेसिक रूल्स होते हैं वो हमें पता है स्टार्टिंग से ही, बचपन से हमने पढ़े हैं कभी ना कभी। तो 1,15,000 इंटू 0.592, तो कितना आ जाएगा ये, 1,15,000 इंटू 0.592, 68,080। अब इनका ना इंटरप्रिटेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, हो सकता है कि आपने ये कैलकुलेशन एफआर में भी करी हो, ठीक है, हो सकता है कि आपको इंटरप्रिटेशन इसका बहुत अच्छे से आता हो, लेकिन क्योंकि फिर भी मेरी ड्यूटी है तो एज ए टीचर मैं आपको फिर भी इंटरप्रिटेशन इसका दोबारा बताना चाहूँगा। इसका मतलब ये है, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं 9 ईयर की टेबल बना दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, 9 ईयर बाद हमें कितना मिल रहा है, 1,15,000 हमें रिसीव हो रहा है। ठीक है, मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, आज की वैल्यू निकालनी है। आज की वैल्यू मतलब ये वैल्यू, तो मैंने कहा आज की वैल्यू कितनी आ रही है, 68,080। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, अगर 6% की इंटरेस्ट रेट मुझे अर्न करनी है, 6% की इंटरेस्ट रेट अर्न करनी है, और मैं चाहता हूं कि 9 साल बाद अमाउंट जो है वो 1,15,000 हो जाए, तो मुझे आज
कितने उसको देने चाहिए, कितने इन्वेस्ट करने चाहिए, 68,080। अगर मैं आज 68,080 किसी को देता हूँ, अगर मैं 68,080 किसी को देता हूँ और 6% की इंटरेस्ट रेट चल रही है, ठीक है, और मुझे वो इतना तो मिनिमम चाहिए ही, तो मैं 9 ईयर्स बाद उससे कितना उम्मीद कर सकता हूँ, 1,15,000। सर ये जो आपने किया 0.592, इसका क्या मतलब होता है? इसको हम कहते हैं पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, या डिस्काउंटिंग फैक्टर। इसका मतलब समझना क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक तरीके से हमें 1 रुपी अर्न करने हैं, ध्यान सुनना, अगर हमें 1 रुपी अर्न करने हैं आफ्टर 9 ईयर्स और इंटरेस्ट रेट 6% की चल रही है, 1 रुपी अर्न करने हैं 9 साल बाद और इंटरेस्ट रेट 6% की चल रही है, तो हमें एक तरीके से कितना दे सकते हैं, 0.592। ठीक है, अगर हम आज 0.592 इन्वेस्ट करेंगे, अगर हम आज 0.592 इन्वेस्ट करेंगे तो वो 9 साल बाद कितने हो जाएंगे, 1 रुपी हो जाएंगे। अगर हम आज 0.592 इन्वेस्ट करेंगे तो वो 9 साल बाद 1 रुपी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 6% है। तो अगर हमको 1,15,000 चाहिए तो फिर हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आज 68,080 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। समझ में आएगा? इसलिए मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। बट अपन जब अकाउंट्स करते हैं तो नॉर्मली डायरेक्टली अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बिना लॉजिक। कई बार ऐसा होता है कि लॉजिक नहीं समझते, तो वो लॉजिक मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, बस एक क्वेश्चन में समझ लो, फिर उसके बाद तो खैर आपको प्रैक्टिस तो हो ही जाती है, लेकिन ये है कि पता होना चाहिए कि अपन कौन सी चीज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब है ना, कभी भी ध्यान रखना आपका ना राउंड ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो राउंड ऑफ में डिफरेंस को लेके स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपन हर चीज़ को राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, और राउंड ऑफ जनरली 3 डिजिट में करते हैं, जैसे हमने बोला 0.909 सपोज करिए, तो बस 3 डिजिट ही लिखनी है, आगे नहीं लिखना पूरा का पूरा 0.90 पूरा का पूरा लिखने बैठ गए आगे तक। आगे तो बहुत सारी डिजिट होती है कैलकुलेटर में, तो इसलिए कोई पर्सन ऐसे होते हैं, कुछ लोग कई बार 4 डिजिट में राउंड ऑफ करते हैं, कई 5 डिजिट में करते हैं, बट अपना स्टैंडर्ड क्या है, 3 डिजिट में राउंड ऑफ करना है। तो क्योंकि जब एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, पॉइंटों में नहीं है, पॉइंटों में अमाउंट है, तो फिर राउंड ऑफ में डिफरेंस आता है थोड़ा बहुत, तो उसको कंसीडर आपको नहीं करना है ना। वो डिफरेंस कोई सब्सटेंशियल डिफरेंस माना जाता है कि इससे अपना आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो इंटरेस्ट रेट हम जैसे हमें दे रखा होता है आर मतलब इंटरेस्ट रेट होता है। ये जो इंटरेस्ट रेट होता है इसके और क्या क्या नाम होते हैं? कई बार इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहेगा क्वेश्चन, कई बार इसको डिस्काउंट रेट कहेगा, कई बार इसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहेगा, कई बार इसको पीवी फैक्टर कहेगा, कई बार इसको हर्डल रेट कहेगा। ठीक है, इतने सारे नाम किसके हैं? इंटरेस्ट रेट के नाम हैं। सही, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? ये सब देखो अगला चैप्टर का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ेंगे, मैं अभी आपको नहीं बता सकता। ठीक है, अगर आपको बताऊंगा तो फिर अभी हम टॉपिक से भटक जाएंगे, तो वो मैं नहीं चाहता करना। बस अभी आप यह याद रख लीजिए कि इंटरेस्ट रेट के इतने सारे नाम हैं। हाँ, ये सारे नाम क्यों क्यों कैसे कैसे हैं, ये सब अपन धीरे धीरे कन्वर्ट करते मतलब समझते जाएंगे। जैसे डिस्काउंट रेट तो अपन को समझ में आ गया, क्यों? क्योंकि इससे अपन डिस्काउंटिंग करते हैं। रिक्वायर्ड रिटर्न मतलब कि इतना हमें चाहिए, इतना ब्याज हमें चाहिए, ठीक है, इसलिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कह दिया। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मतलब क्योंकि हम फ्यूचर की वैल्यू को प्रेजेंट में लेके आ रहे हैं, तो इसलिए प्रेजेंट वैल्यू का। हर्डल रेट को कहते हैं, बाद में समझेंगे, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग भी बाद में समझेंगे। अब देखो, इस चैप्टर को जब हमने शुरुआत की तो हमने कहा कि एनपीवी मेथड होता है एक, और एक आईआरआर मेथड होता है, 2 मेथड होते हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम किस कॉन्सेप्ट पर जाएंगे? एनपीवी कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, बट वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप एक बार टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।